इमेजिन करो, आप एक नदी के किनारे बैठे हो जहां झरने की आवाज़ आ रही होती है। चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे हैं और चिड़िया की मधुर चहचहाहट आपको सुनाई दे रही होगी। यानी वो स्थान बिल्कुल शांत है और वहां आप बैठे हो और आप थिंकिंग कर रहे हो। वो थिंकिंग कुछ भी हो सकती है। वो थिंकिंग आपके फ्यूचर प्लानिंग के बारे में हो सकती है, आपके रिलेशनशिप के बारे में हो सकती है, या फिर आप उस इन्वायरमेंट को एंजॉय कर रहे होते हो। यानी कि पूरा माहौल कामफुल होता है। फिर अचानक पीछे से आपके फ्रेंड्स आता है और आपके सिर पे एक स्लैप कर देता है, यानी कि आपके सिर पे एक थप्पड़ मार देता है। तो अब मुझे बताओ, उस मूवमेंट में आपका रिएक्शन कैसा होगा? एंगर या फिर कूल? ऑब्वियसली रिएक्शन आपका एंगर ही होगा। उस टाइम आप गुस्सा फील करते हो, जबकि आपके दोस्त को ऐसा करने का कोई इरादा नहीं होता है, बस वो कैजुअली आपके साथ ऐसा किया। दूसरा इमेजिनेशन, मान लो कल आपके जॉब के इंटरव्यू है। आप अपने फ्रेंड को कॉल लगाते हो और उसे बोलते हो, कल मेरा इंटरव्यू है और मेरे पास बाइक नहीं है, क्या कल तुम मुझे अपने बाइक से इंटरव्यू वेन्यू तक मुझे ड्रॉप कर सकते हो? और आपका फ्रेंड बोलता है, बिल्कुल, कल मैं तुम्हें वहाँ ड्रॉप कर दूंगा। अब सुबह होती है, आप अपने फ्रेंड को कॉल लगाते हो और उसे बोलते हो, देखो मेरा इंटरव्यू का टाइम होने वाली है, तो तुम बाइक लेके जल्दी से आ जाओ। तब आपका दोस्त बोलता है, देखो मैं बाइक लेकर नहीं आ सकता क्योंकि मुझे दूसरे जगह जाना है। तो अब मुझे बताइए कि आपका रिएक्शन कैसा होगा, एंगर या फिर कूल? ऑब्वियसली आपका रिएक्शन एंगर ही होगा। आप इंटरव्यू वेन्यू पर किसी तरह से पहुंच ही जाते हो, लेकिन उस मोमेंट पर आपको एंगर क्यों आया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उस गुस्से से आपका कोई फायदा मिला? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्यों हम कॉमन से कॉमन चीज़ों पर एंगर रिएक्ट करते हैं, जिसका कि आपके लाइफ में कोई बेनिफिट नहीं है? आपके लाइफ में कई ऐसे कॉमन सिचुएशन आते हैं जहां एंगर रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी 80% से भी ऊपर होती है, जिससे आपके लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती है, जैसे ट्रैफिक्स, फाइनेंशियल स्ट्रेस, लैक ऑफ कंट्रोल, अनफेयर ट्रीटमेंट, इंसल्ट एंड क्रिटिसिज्म और ना जाने कितने तरह की सिचुएशन जिसमें आपके एंगर रिएक्शन होती है और आपकी लाइफ में उसका कोई बेनिफिट नहीं होता है। जब आप एंगर रिएक्ट करते हो, उससे आपके लाइफ में ही हानि होती है। एक गुस्सा आपकी लाइफ में कई नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है, जैसे एंजाइटी एंड डिप्रेशन, डिसीजन मेकिंग, फिजिकल हेल्थ, रिलेशनशिप, फाइनेंशियल डिसीजन। न जाने कई तरह के नेगेटिव इम्पैक्ट आपके लाइफ में एंगर से हो सकती है और यहाँ तक कि गुस्से आपके मौत के कारण भी बन सकती है। तो अब मुझे बताइए कि जब ये इतना ज़्यादा खतरनाक है, तो क्या हमें इस चीज़ पे फोकस नहीं करना चाहिए? क्या हमें स्टूपिड एंगर को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करना चाहिए? और अगर आपका आंसर हाँ है, तो ये वीडियो आपके गुस्से के बारे में डिटेल में समझाने वाली है, जिससे आप स्टूपिड एंगर को अपने लाइफ से एलिमिनेट कर पाएंगे। ये वीडियो 3 पार्ट्स में होने वाली है। पहले पार्ट में एंगर और उसके इम्पैक्ट को समझने वाले हैं। दूसरे पार्ट में आप इसके पीछे के साइंस को समझने वाले हैं कि आखिर एंगर के टाइम आपके ब्रेन एंड बॉडी में क्या हो रहा होता है। और तीसरे पार्ट में इसे मैनेज करने के तरीके के बारे में सीखने वाले हैं। ऊपर मैंने जितने भी चीज बताया हूँ वो आपका पहला पार्ट है। अब मैं दूसरे पार्ट की तरफ चलता हूँ। एक एंगर न्यूरोलॉजिकल और हार्मोन सिस्टम से मिलकर बनता है। जब बाहर कोई घटना घटती है तो उसका इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन के एमिगडाला सिस्टम में पहुंचती है। एमिगडाला आपके ब्रेन का एक डोर गार्ड होता है। इसके परमिशन के बिना कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में नहीं जा सकती है। और जब यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो वो इन्फॉर्मेशन हाइपोथैलेमस के पास जाता है और उसके बाद ANS, और इसका मतलब होता है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ये आपके बॉडी के कंपोनेंट को कंट्रोल करता है, जैसे हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, हार्मोनल सिस्टम। और जब इंफॉर्मेशन हाइपोथैलेमस को क्रॉस करती है तो वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में पहुंच जाती है। और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपके ब्रेन का जज होता है, जिसके जजमेंट से आपके बॉडी में एक्टिविटी होती है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से 2 तरह के हार्मोन रिलीज होती है, एड्रेनालिन एंड अनएड्रेनालिन, जिससे आपके बॉडी के मांसपेशी में तनाव बढ़ती है और ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है और आपकी बॉडी गर्म हो जाती है, जिससे आपको गुस्सा होती है और आपका बॉडी उस तरह से रिएक्ट करना शुरू कर देता है। एंगर हार्मोन लाइफ एवोल्यूशन के टाइम से ही है, लेकिन पहले ये जीवों के सर्वाइवल के लिए यूज होता था, लेकिन अब ये स्टूपिड चीजों पे भी एंगर हार्मोन रिलीज हो जाता है। तो अब आप समझ चुके हैं कि आपके बॉडी का कौन सा सिस्टम एंगर को मैनेज करता है। तो अब बारी है उस सिस्टम को मजबूत करने का, जिससे आप गुस्से को कंट्रोल कर सके। यानी अब बारी है पार्ट 3 का।
किसी भी सिचुएशन में हमारा बॉडी कैसे रिएक्ट करेगा उसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कंट्रोल करता है। ये एक लॉजिकल थिंकिंग पार्ट होता है। अगर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बाहरी सिचुएशन को स्टूपिड समझता है तो आपका बॉडी उस पर रिएक्ट नहीं करेगा। पर एड्रेनालिन और अनएड्रेनालिन हार्मोन इतना ज्यादा हो जाता है कि आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कुछ सोच ही नहीं पाता है और आपका बॉडी स्टूपिड चीजों पे भी एंगर करने लगता है। इससे क्या पता चलता है कि आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हार्मोन के कंपैरिजन में कमजोर है, जिससे स्टूपिड सिचुएशन में भी वो रिएक्ट करने लगती है। अगर आप प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को स्ट्रोंग कर लिया तो आप स्टूपिड चीजों पे रिएक्ट नहीं करोगे। तो अब आपका फोकस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को स्ट्रोंग करने पर होना चाहिए और इसे स्ट्रोंग करने के लिए इन स्टेप को फॉलो कर सकते हो। स्टेप 1, डीप फोकस एंड माइंडफुलनेस। डीप फोकस के लिए आप मेडिटेशन और ब्रीदिंग कर सकते हो, जिससे आपका माइंड शांत होता है और लॉजिकल थिंकिंग इंक्रीज होता है, यानी कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होने लगता है। स्टेप 2, चैलेंजिंग मेंटल एक्सरसाइज। जब आप प्रॉब्लम को सोल्व करते हो तब आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रांग होता है। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और उसे सॉल्व करने की कोशिश करो, जिससे आपका मेंटल एक्सरसाइज होगा और इससे आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भी स्ट्रांग होंगे। फिजिकल एक्सरसाइज और स्लीपिंग। आप अपने बॉडी के हिसाब से स्लीपिंग लो, यानी कि 7 से 8 घंटे की स्लीपिंग लो, जिससे आपका बॉडी रिलैक्स रहेगा और आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स शांत से लॉजिकल थिंकिंग कर पाएगा। स्टेप 4, डोपामिन कंट्रोल। डोपामिन आपके माइंड का एक ऐसा पार्ट है, वहां से एक हार्मोन रिलीज होता है जो कि आपको खुशी देता है, लेकिन ये हर चीज को शॉर्ट टर्म में ही यूज करता है। इसीलिए जब भी कोई शॉर्ट टर्म में देने वाली खुशी देती है तो उस पर कंट्रोल करो, जैसे सोशल मीडिया, मोबाइल एडिक्शन, न जाने कई तरह के चीज होते हैं जो कि डोपामिन को रिलीज करता है। उस चीज पे कंट्रोल करने की कोशिश करें। और स्टेप 5, आप अपने डाइट पे ध्यान दें। आप कौन से खाना खाते हैं ये भी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर ज्यादा प्रभाव डालती है। तो वही फूड खाए जो आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत करता है, जैसे सैलेड, मिल्क, और जो इसे कमजोर करता है वो है अल्कोहल, सिगरेट, तंबाकू और न जाने कई तरह की चीजें। और अगर आप चाहते हो कि आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रांग हो और आप अपने एंगर को कंट्रोल कर सको अपने लॉजिक थिंकिंग के जरिए, तो आपको इन स्टेप को जरूर फॉलो करना चाहिए। तभी जाके आप अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को स्ट्रांग कर पाओगे और लॉजिकल थिंकिंग को अनलॉक कर पाओगे। तो आई होप आप इन सारे चीजों को अच्छे से समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।